एपिसोड 13। क्या तुम ही विद्युत वालिया हो? सच सामने आना। डिस्क्लेमर: यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। जैसे ही सभी की नज़र उस जेट से बाहर निकल रहे दो इंसानों पर गई, सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वही विनय जो नितिन के साथ खड़े थे, उनके कदम लड़खड़ा गए और उन्होंने हकलाते हुए कहा, गुरूर। इस वक्त गुरूर वी के हाथों में हाथ डाले एक स्माइल के साथ सभी को देखते हुए इस तरफ कदम बढ़ा रही थी। गुरूर ने एक रेड कलर की सिल्क साड़ी पहन रखी थी। उसकी मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था और हाथों में चूड़ा था। उसके खुले बाल कमर तक लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था। सभी गुरूर को वी के साथ हैरानी से देखे जा रहे थे और वही वी इस वक्त एक ब्लैक सूट में था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे और वो बस खामोशी के साथ अंदर की तरफ बढ़ रहा था। गार्ड्स गन लेकर वहीं तैनात थे। इधर रजनीश ने जैसे ही वी और गुरूर को देखा, उनके एक्सप्रेशन पूरी तरह ठंडे हो गए। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, ये कैसे आ सकता है यहाँ और उसके साथ? ये कहते हुए वो अब गुस्से से आगे बढ़ा। वहीं नीलेश और सुष्मिता जो वी और गुरूर को देख रही थी, दूसरे ही पल उनके चेहरे पर हैरानी आ गई। सुष्मिता ने तुरंत कहा, विद्युत सच में वापस आ गया। बाबा देखिए, हमारा विद्युत वापस आया है। ये कहते हुए अब सुष्मिता के चेहरे पर बड़ी हुई मुस्कुराहट आ गई और वो तुरंत वी के तरफ बढ़ी। वहीं गुरूर जो वी के साथ चल रही थी, वो मुस्कुराते हुए चारों तरफ देख रही थी। लेकिन उसकी चेहरे की वो मुस्कुराहट कुछ अलग ही थी, क्योंकि उस मुस्कुराहट में उसका बेपनाह गुस्सा भरा था। वो अपने आप को किसी तरह नॉर्मल दिखाते हुए वी से धीरे से बोली, तुम मुझे ये कहाँ लेकर आए हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लैकमेल करने की? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? और ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वी उसे लेकर कदम बढ़ाते हुए बोला, बहुत जल्द तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ये सुनकर अब गुरूर दांत पीसने लगी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो चारों तरफ देख रही थी और तभी उसकी नज़र उन्हीं में से मौजूद विनय पर गई। विनय को वहां देखते ही गुरूर के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके चेहरे की भी स्माइल गायब हो गई। उसके चलते कदम अपनी जगह रुक गए, जिसे देखकर वी ने सख्त आवाज में कहा, कम लेट्स गो। लेकिन गुरूर ने अपना सर नामे हिलाते हुए विनय की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर का क्या हो रहा है। यहाँ मेरे डैड भी है। उसके मुंह से ये सुनकर वी के चेहरे के एक्सप्रेशन गहरे हो गए और वो अपनी नज़र तिरछी करते हुए विनय को घूरने लगा। विनय को देखते हुए उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। वो गुरूर के हाथ को पकड़ते हुए बोला, तुम यहाँ मेरी बीवी की हैसियत से आए हो, इसलिए दूसरा कोई रिश्ता बनाने की कोशिश भी मत करना। ये कहते हुए वी उसे लेकर सीधे स्टेज की तरफ जाने लगा। वही गुरूर के तो कदम ही नहीं चल रहे थे और वो बस हैरानी के साथ विनय को ही देखे जा रही थी। वही विनय भी उससे ज्यादा सदमे में थे और वो हकलाते हुए बोले, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ नितिन? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। मेरी गुरूर वी के साथ क्या कर रही है और वी यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? नितिन, मुझे कुछ तो बताओ। तभी नितिन ने उन्हें संभालते हुए कहा, अभी कुछ देर में हम सबको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि अभी हम खुद ही नहीं जानते कि यहाँ क्या चल रहा है और गुरूर वी के साथ क्या कर रही है। ये सुनकर अब विनय भी तुरंत स्टेज की तरफ देखने लगे और वही अब बाकी सबकी नज़र भी स्टेज पर थी। इधर रजनीश गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। वी वापस नहीं आ सकता। आज ही मैसूर मेरा होने वाला था और ये मैसूर मेरा होकर ही रहेगा। ये कहते हुए रजनीश गुस्से से स्टेज पर मौजूद वी और गुरूर को देखने लगा। वहीं नीलेश भी अब स्टेज की तरफ बढ़े। इस वक्त नीलेश के हाथों में वसीयत थी और वही गुरूर बस हैरानी के साथ चारों तरफ देखे जा रही थी। वहीं मीडिया वाले लगातार उसकी फोटोज वी के साथ क्लिक कर रहे थे। गुरूर सदमे में थी, उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था। तभी नीलेश स्टेज पर आए। नीलेश को देखकर वी नीचे झुका और उनके पैर को छुआ। नीलेश ने तुरंत उसके कंधे को थपथपाते हुए गर्व के साथ कहा, विद्युत बेटा, आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे जैसे कि नई जिंदगी मिल गई हो। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम इस तरह वापस लौटोगे, पर आज तुम्हें वापस देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तुमने हमारी इज्जत रख ली और दुश्मनों को उनकी औकात दिखा दी। गुरूर ने जब उनके मुंह से विद्युत नाम सुना तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वहीं विद्युत इसके जवाब में सभी की तरफ देखते हुए अपनी कर्कश आवाज में बोला, आई नो।
आप सब मुझे यहाँ देखकर बहुत ज्यादा शौक में है। आप सबको नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ अचानक से क्यों आ गया। तो इसका जवाब मैं खुद ही आप सबको देता हूँ। ये कहते हुए वो नीलेश को देखने लगा। वहीं नीलेश गर्व से मुस्कुराते हुए बोले, बेटा इसका जवाब तुम नहीं बल्कि आज मैं दूंगा। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम आखिर कौन हो यहाँ के। ये कहते हुए वो अब सभी मीडिया वाले और वहां मौजूद इंसानों को देखने लगे। इधर बाकी सब की नजरें बस उनकी तरफ से टिकी हुई थी और सभी सुनने के लिए बेताब थे। तभी नीलेश ने सभी की तरफ देखते हुए गर्व के साथ कहा, आप सबके सामने ये जो नौजवान खड़ा है ये कोई और नहीं बल्कि हमारे शेखावत खानदान का चिराग विद्युत वालिया शेखावत है। ये वही विद्युत वालिया शेखावत है जिसे 20 साल पहले बाबा साहब ने इस मैसूर का वारिस बनाया था। फिर वो बोले, बाबा साहब ने कहा था कि अगर विद्युत उनके दोस्त की बेटी से शादी करके उसे यहाँ सबके सामने लेकर आता है तो आज के दिन वो पूरे मैसूर का मालिक होगा और विद्युत के साथ जो लड़की खड़ी है वो बाबा साहब के दोस्त की परपोती गुरूर ठाकुर है, जो कि अब बाबा साहब के परपोते विद्युत की धर्मपत्नी बनाकर आप सबके सामने आए हैं। ये सुनते ही सभी गुरूर और विद्युत को देखने लगे तो वही खुद गुरूर भी सदमे में जा चुकी थी। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका वजूद क्या से क्या हो गया पल भर में ही। वही विनय ने जब ये सुन तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। नितिन ने उन्हें समझाते हुए कहा, संभालिए खुद को, अब यही सच्चाई है। तभी रजनीश जो ये सब कुछ सुनकर गुस्से से कांप रहा था वो तुरंत गुस्से से बोला, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। ये सुनकर सभी उसे देखने लगे तो वहीं विद्युत भी अपनी भौहें चढ़ाते हुए रजनीश को घूरने लगा। तभी नीलेश ने कहा, तुम्हारे यकीन करने या ना करने से कुछ नहीं होता और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि ये बाबा साहब का ही परपोता है तो तुम खुद आकर इसके गर्दन पर वो जन्म का निशान देख सकते हो जो सिर्फ हमारे खानदान के लोगों के शरीर पर ही होता है। ये सुनते ही रजनीश अब गुस्से से दांत पीसने लगा और फिर तभी नीलेश ने सभी मीडिया वालों की तरफ देखते हुए कहा, वसीयत के हिसाब से विद्युत अपनी बीवी के साथ सामने आ चुका है और उसने दादा साहब के सारे किए गए वादों को भी निभाया है, इसलिए आज मैसूर का मालिक विद्युत वालिया शेखावत बनेगा। ये कहते हुए उन्होंने वसीयत को विद्युत के आगे बढ़ा दिया। वही बाकी सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। सुष्मिता की आंखों में आंसू आ गए। वो प्यार से विद्युत को देखते हुए बोली, मेरा विद्युत वापस आ गया। दीदी आपका बेटा आखिरकार वापस आ ही गया, उसने सब कुछ बचा लिया। उसी के साथ विद्युत ने उन पेपर्स पर साइन कर दिए। इधर रजनीश गुस्से से दांत भींचते हुए विनय की तरफ बढ़ा और विनय को देखने लगा। वही विनय जो उनका चेहरा पीला पड़ गया था, रजनीश को देखते ही वो और भी ज्यादा घबरा गए। रजनीश गुस्से से वहां से बाहर की तरफ बढ़ गए। वही विनय भी तुरंत रजनीश के पीछे पीछे चले गए। इधर गुरूर जो चुपचाप वहीं खड़ी थी वो अब अपना सर पकड़ते हुए बोली, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब जब तक तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं तब तक ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। ये कहते हुए वो लड़खड़ाने लगी जैसे उसे काफी गहरा सदमा लगा हो। ये सब कुछ सुनकर अचानक से उसकी दुनिया पूरी तरह पलट करके सामने खड़ी थी। तभी विद्युत ने उसे कमर से होल्ड किया और उसके कान में देखते हुए हल्की स्माइल के साथ बोला, सिंड्रेला इतनी आसानी से तुम्हें गिरने नहीं दूंगा और मुझे तुम पर आज तरस आ रहा है। तुम्हें खुद के बारे में ही कुछ नहीं पता और तुम दूसरों की औकात बताते रहती हो। सच में आज तुम पर मुझे बहुत तरस आ रहा है। ये सुनते ही गुरूर गुस्से से विद्युत को देखने लगी और अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, ये सब तुम्हारी गलती है। पता नहीं तुमने क्या किया है मेरे साथ और ये लोग मुझे सिर्फ आपकी क्यों बोल रहे हैं। मैं गुरूर माथुर हूं ना कि गुरूर ठाकुर। मेरे डैड विनय माथुर हैं ना कि कोई और। डैड आखिर कहाँ चले गए और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि डैड यहाँ क्या कर रहे हैं। विद्युत उसे ध्यान से देखने लगा। उसे देखते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन गहरे हो गए और वो उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, अभी तुम्हें और तड़पना है, क्योंकि इतनी आसानी से तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। तुम्हें अपना वजूद खुद से ढूंढना होगा और तुम्हें खुद के बारे में खुद से ही जानना होगा। ये कहते हुए उसने उसकी कलाई को पकड़ा और सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ गया। वहीं गुरूर गुस्से से दांत भींचने लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब विद्युत गुरूर को लेकर अपने साथ खड़ा था। तभी रिपोर्टर ने सवाल करना शुरू किया। पहले रिपोर्टर ने कहा, क्या आप ही वालिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक विद्युत वालिया है? रिपोर्टर के लिए सवाल सुनते ही गुरूर दूसरी बार शॉक्ड हो गई और वो फिर से विद्युत को देखने लगी। वहीं विद्युत गुरूर की आंखों में एकटक देखते हुए गहरी स्माइल के साथ बोला, हाँ, मैं ही वाले ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक विद्युत वालिया हूँ।
दूसरे रिपोर्टर ने कहा, तो आप इतने वक्त से गुमनाम क्यों थे और अब आप माइसौर के भी मालिक बन चुके हैं? क्या इसके पीछे आपका कोई मकसद था? क्या आप जानबूझकर इतने वक्त से गुमनाम थे जिससे कि आज आप यहां आकर सब कुछ अपना सके? विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, खेल खेलने से पहले उस खेल की स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी होता है और ये आज जो कुछ भी हुआ, मेरे उस खेल के स्ट्रेटेजी में से शामिल स्ट्रेटेजी में शामिल था। ये सुनकर अब दूसरे रिपोर्टर ने कहा, क्या आप और मिस गुरूर ठाकुर पहले ही एक दूसरे को जानते थे? क्या आप दोनों पहले से ही शादीशुदा थे और फिर आज सबके सामने आए हैं? उसके जवाब में विद्युत गुरूर को अब ध्यान से देखते हुए बोला, हाँ, हम पहले से ही दूसरे को जानते थे और हम पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए आप सबके सामने आए हैं। ये सुनकर आप तीसरे रिपोर्टर ने कहा, मिस गुरूर ठाकुर, क्या आप आज शादी और यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाहती है? अब आप इस पूरे मैसूर खानदान के मालिक की बीवी है। आपको उनकी बीवी बनाकर कैसा महसूस हो रहा है? गुरूर ने दूसरे ही पल जवाब दिया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जहन्नुम में आ गई हूँ। एक्स। ये सुनते ही वहां सभी रिपोर्टर्स बिल्कुल शांत हो गए और वो हैरानी के साथ गुरूर को देखने लगे। वही विद्युत अपनी आंखें छोटी करते हुए उसके कान में बोला, लगता है तुम भूल गई हो मैंने तुमसे जो कहा था। कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। ये कहते हुए वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही गुरूर ने जबरदस्ती स्माइल के साथ रिपोर्टर से कहा, मैं तो मजाक कर रही थी और आप सब कैसा सवाल पूछ रहे हैं? जाहिर सी बात है, इतने बड़े इंसान की बीवी बनना एक लड़की के लिए कितनी किस्मत की बात होती है और मैं सच में खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं विद्युत वालिया जैसे इंसान की बीवी बनी और सच कहूँ तो मैं विद्युत वालिया को अपना क्रश मानती हूँ। लगभग 15 साल की उम्र से ही मैंने इनके नाम को बहुत सुना था और अपने डैड से इनके बारे में पूछा भी था, पर मैं छोटी थी इसलिए मुझे इतना तो नहीं बताया गया, लेकिन जब मैं बड़ी होने लगी और फिर खुद से ही सब कुछ जानने लगी और आखिर में मुझे इससे प्यार हो गया और देखिए अब ये मेरे पति भी बन गए। मैं इसे जैकपॉट ही कहूंगी। ये कहते हुए वो प्यार से अपनी आंखों से टुकुर टुकुर विद्युत को देखने लगी। वहीं विद्युत उसे घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे झूठ बोलने के लिए कहा था, लेकिन इतना भी नहीं। गुरूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें ये झूठ लग रहा है तो झूठ ही सही, लेकिन मैं अपने डैड को बचाने के लिए इससे भी घटिया से घटिया झूठ बोल सकती हूँ। ये कहते हुए वो रिपोर्टर्स की तरफ देखने लगी। तभी रिपोर्टर्स आगे कोई सवाल करते उससे पहले ही विद्युत ने गार्ड्स की तरफ इशारा किया। गार्ड्स दूसरे ही पल सामने आ गए और वो रिपोर्टर्स को पीछे करने लगे। इधर विद्युत ने गुरूर के हाथ को पकड़ा और उसे दूसरी तरफ लेकर जाने लगा। तभी गुरूर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, सच सच बताओ कौन हो तुम? क्या तुम सच में विद्युत वालिया हो? वो विद्युत वालिया जिसके साथ मैं काम करने के सपने देखती थी? क्या तुम ही वीवी हो? पर तुम तो एक मामूली से एम्प्लॉय थे ना, तो अचानक से विद्युत वालिया कैसे बन सकते हो? और विद्युत वालिया तो ठीक है, पर इस पूरे मैसूर का मालिक तुम कैसे बन सकते हो? देखो प्लीज मुझे अपनी सच्चाई बताओ, क्योंकि मुझे भी सच पता लगाना है। ये सुनते ही विद्युत के कदम रुक गए और वो गुरूर की तरफ मुड़ते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है? क्या तुम मेरे मुंह से मेरी तारीफ सुनना चाहती हो? ये सुनते ही गुरूर दांत पीसते हुए बोली, जस्ट शट अप। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी तारीफ सुनने का, मुझे तो बस सच्चाई सुननी है। इसके जवाब में विद्युत उसे घूरने लगा और तभी वहां पर सुष्मिता आते हुए मुस्कुरा कर बोली, विद्युत बेटा चलो, अब बहू के गृह प्रवेश की तैयारी हो चुकी है, इसे हमारे पैलेस में लेकर चलो, क्योंकि कल शाम को बड़ी सी पार्टी भी रखी गई है जहां पर हमारे सभी रिलेटिव्स और चाहने वाले आने वाले हैं और वो सभी गुरूर से मिलेंगे। ये सुनते ही और गृह प्रवेश का नाम सुनकर गुरूर एक बार फिर से गुस्से से तमतमा उठी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 14 दिमाग घूम गया। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है, इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है, इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। गुरूर ने जैसे ही सुष्मिता जी की ये बात सुनी, उसका पूरा दिमाग घूम गया और दूसरे ही पल उसने गुस्से के साथ कहा, मैं आपकी कोई बहू नहीं हूं जो आप मेरा गृह प्रवेश करवाएंगी। ये सुनते ही सुष्मिता हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, बेटा ये तुम क्या कह रही हो? तभी गुरूर गुस्से के साथ विद्युत की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम सबको सच बताओगे? विद्युत अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोला, कैसा सच?
गुरूर अब गुस्से के साथ बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है। सबसे पहले तुमने मुझे मेरे डैड को लेकर ब्लैकमेल किया कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ इस तरह सबके साथ पेश आऊं, और अब जब जहाँ सारा तमाशा खत्म हुआ तो ये दूसरा गृह प्रवेश का तमाशा लग गया। देखो, ना तो ये शादी मेरे मर्जी से हुई है और ना ही मैं अपनी मर्जी से आई हूं, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि मैं इस दुनिया में ही खुद की मर्जी से नहीं आई। ये कहकर वो वहां से मुड़कर जाने लगी। वही सुष्मिता तुरंत हड़बड़ी के साथ विद्युत को देखने लगी। दूसरे ही पल विद्युत ने गर्दन से गुरूर को पकड़ा। गुरूर दर्द से चिल्ला उठी, लेकिन विद्युत सर्द आवाज में उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, तुम शेखावत खानदान की बहू हो और आज तुम्हारा उस खानदान में जाओगी। ये कहते हुए वो सुष्मिता की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, जाकर तैयारी कीजिए, छोटी माँ शेखावत खानदान की बहू आ रही है। ये सुनकर सुष्मिता जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें गुरूर और विद्युत का रिश्ता बहुत उलझा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सिर हिलाया और वह चुपचाप अंदर की तरफ बढ़ गई। इधर गुरूर अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? इसके जवाब में विद्युत उसे खींचते हुए अंदर की तरफ लेकर जाते हुए बोला, क्योंकि तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो आसानी से मेरी बात मान जाए। तुम जैसी लड़कियों के साथ मुझे सिर्फ जबरदस्ती करनी ही आती है। ये सुनते ही गुरूर अपने हाथ पैर चलाने लगी और वो गुस्से के साथ बोली, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ? तभी विद्युत उसके कान में बोला, आज रात तुम्हारे साथ मैं इंटीमेशन गेम खेलना चाहता हूं। क्या तुम राजी हो इस गेम के लिए? उसके मुंह से इंटीमेशन सुनते ही गुरूर का मुंह खुला का खुला रह गया और वो विद्युत की आंखों में देखने लग। इस वक्त विद्युत की आंखों में उसे शैतानी साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखते हुए उसने तुरंत विद्युत को खुद से दूर धक्का दिया और 2 कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी और ना ही तुम्हें खुद के करीब आने दूंगी। हमारे बीच अब कुछ भी नहीं होगा। तभी विद्युत ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बीच तो बहुत पहले ही सब कुछ हो चुका है, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। ये सुनते ही एक बार फिर से गुरूर के जहन में वो सारे पल आने लगे जब उसने विद्युत के साथ रात बिताई थी। उन पलों को याद आते ही वो गुस्से से बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ एक गलती थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। देखो, प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और अभी मुझे खुद के बारे में भी जानना है और मुझे डैड के पास जाना है। मैंने डैड को देखा था, यहीं पर थे। ये कहकर वो वापस में डोर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी विद्युत ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए गेट की तरफ लेकर बढ़ते हुए बोला, अब तुम इस खानदान की बहू हो और बिना मेरी परमिशन के तुम घर से बाहर कदम भी नहीं निकाल सकती, इसलिए चुपचाप अब मेरे साथ अंदर चलो। ये कहते हुए वो गेट पर जाकर खड़ा हो गया। वहीं गुरूर लगातार विद्युत के हाथों में बाइट किए जा रही थी, लेकिन विद्युत उसे नहीं छोड़ रहा था। तभी वहां सुष्मिता और नीलेश पहुंचे। सुष्मिता जी के हाथों में आरती की थाल थी और नौकरों के हाथों में कलश था। नौकरों ने कलश को मेन गेट पर रख दिया और वही गुरूर जो विद्युत के हाथों में काट रही थी, वो सबको देखकर रुक गई और वही नीलेश और सुष्मिता ये नजारा देखकर हैरान थे। तभी सुष्मिता ने धीरे से कहा, विद्युत बेटा, क्या गुरूर को कोई दिमागी प्रॉब्लम है? खुद के लिए दिमागी प्रॉब्लम सुन गुरूर भड़क गई, क्योंकि गुरूर इस वक्त जिस कंडीशन में उनके सामने थी, कोई भी उसे देख यही कहता। गुरूर पागलों की तरह विद्युत के हाथों में काटे जा रही थी और विद्युत बस उसे घूर रहा था। तभी गुरूर भड़कते हुए बोली, जस्ट शट अप, मेरे अंदर कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रॉब्लम तो आपके इस बेटे में है कि मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आया है, मुझे घर की बहू भी बना दिया, जबकि ना तो मैं घर को जानती हूँ और ना ही आपके बेटे को मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनते ही नीलेश जी ने अब थोड़े गुस्से में कहा, बहू तुम मानो या मानो ना मानो, लेकिन तुम ही अब शेखावत खानदान की बहू हो और तुम्हें इस खानदान की इज्जत और मान मर्यादा में रहना होगा और अपने पति की इज्जत भी करनी होगी। चुपचाप घर में प्रवेश करो और कमरे में जाकर आराम करो। उनके गुस्से भरी आवाज सुन एक पल के लिए गुरूर चुप हो गई और वही सुष्मिता जी ने फिर जल्दी से कहा, गुरूर बेटा, तुम कलश पर पैर मारकर अंदर आओ। ये सुनते ही गुरूर ने गुस्से के साथ उस कलश को एक तेज मारा और वो कलश सीधे खिड़की के कांच को तोड़ते हुए बाहर निकल गया। नौकर ये देख बिल्कुल हैरान हो गए, तो वही सुष्मिता जी भी डरते हुए 2 कदम पीछे हो गई। तो वहीं विद्युत उसकी हरकत से उसने अपनी भौहें चढ़ा ली और उसे घूरने लगा। तभी गुरूर ने गुस्से से कहा, हो गई आपकी गृह प्रवेश की रस्म पूरी, खुश हो गए आप अब आप सब। तभी दूसरे ही पल विद्युत नीचे झुका और उसे सीधे अपने कंधे पर उठा लिया। तभी दूसरे ही पल विद्युत नीचे झुका और उसे सीधे अपने कंधे पर उठा लिया।
गुरूर जोर जोर से विद्युत के कंधे पर मारने लगी और चिल्लाते हुए बोली, मैं कोई जानवर नहीं हूं जो मुझे इस तरह लेकर जा रहे हो, मुझे नीचे उतारो, मुझे यहाँ नहीं रहना, सब कुछ अनजान है मेरे लिए, प्लीज मुझे मेरे डैड के पास जाना है, मुझे छोड़ो, नीचे उतारो मुझे। लेकिन कोई असर नहीं हुआ और वो उसे लेकर ऊपर रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं सुष्मिता और नीलेश ये सब कुछ देख रहे थे। सुष्मिता जी हैरानी के साथ बोली, मुझे तो लग रहा था कि ये शादी इन दोनों की मर्जी से हुई है, लेकिन मुझे गुरूर की बातों से अब पता चला कि ये शादी उसके साथ जबरदस्ती की है। मुझे है लगता है विद्युत ने गुरूर के साथ कुछ गलत किया है। ये सुनकर नीलेश ने कहा, उसने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि उसने जो किया है वो सही किया है और ये हमारे खानदान के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और जाकर उस लड़की के लिए कुछ खाने के लिए बनाऊं। ये कहकर वो कहां से चल गया। तो वही सुष्मिता जी भी अपना सिर हिलाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ एक पैलेस के अंदर रजनीश ने गुस्से के साथ विनय के कलर को पकड़ते हुए एक तेज पंच विनय के मुंह पर मारा। विनय सीधे लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरे। नितिन तुरंत उन्हें संभालते हुए गुस्से के साथ बोले, रजनीश जी ये क्या कर रहे हैं आप? वो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपको उन पर इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए। तभी गुस्से के साथ रजनीश आगे आया और वो नितिन के भी कॉलर को पकड़ते हुए बोला, तुम होते कौन हो बीच में आने वाले? ये मेरे और इसके बीच का मामला है और अगर तुम भी इसमें शामिल हो तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब दूसरा पंच विपिन के मुंह पर मारा और नितिन भी तो लड़खड़ा गया। तभी विनय अपने मुंह से निकल रहे खून को साफ करते हुए हकलाते हुए बोला, भक्त भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता गुरूर कैसे उसे इंसान के पास थी, बल्कि मैं खुद भी हैरान हूं कि वो हमारे कंपनी का एक एम्प्लॉय था। मुझे नहीं पता था कि वो दादा साहेब का परपोता निकलेगा। अगर मुझे जरा भी इस बात की भनक होती तो मैं कभी उसे अपनी कंपनी के या अपनी बेटी के आसपास भी नहीं आने देता। तभी रजनीश गुस्से से उसके पेट पर मारते हुए बोला, आज मैं तुम सबकी वजह से बर्बाद हो गया हूं। कितने सालों तक मैंने इस पल का इंतजार किया था, लेकिन आज तुम सबकी वजह से सब कुछ खराब हो गया। मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम सबसे एक काम नहीं हो पाया, सिर्फ उस लड़की को यहां से दूर भेजने के लिए बोला था। ना तो तुम उस लड़की को दूर कर पाए, बल्कि वो लड़की अब उस खानदान की बीवी बन चुकी है। ये कहकर वो एक बार फिर से विनय को मारने लगा। तभी नितिन आगे आए और वो विनय को पीछे करते हुए गुस्से के साथ बोले, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। विद्युत ने पहले ही ये सब कुछ कर लिया था। हम सब गुरूर को इंडिया से बाहरी भेजने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही गुरूर किडनैप हो गई थी। इससे यही पता चलता है कि वो विद्युत शेखावत बहुत चालाक इंसान है। वो पहले से ही इन सब की प्लानिंग कर चुका था। ये सुनकर अब रजनीश गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, वो मुझसे ज्यादा चालाक नहीं है, वो अभी अभी इस फील्ड में आया है और मैं बरसों से इस फील्ड का खिलाड़ी हूँ। अब मुझे ये सोचना है कि मैं किस तरह वापस से ये सब कुछ हासिल करूं, क्योंकि आज तो मेरी तबाही का दिन है। ये कहते हुए वो गुस्से से सोफे पर बैठ गया और शराब पीने लगा। वहीं नितिन और विनय बस चुपचाप उसे देखने लगे। इधर दूसरी तरफ शेखावत पैलेस, एक आलीशान लग्जरियस रूम के अंदर तूफान मचा हुआ था। गुरूर लगातार उस कमरे में तोड़फोड़ कर रही थी और चिल्लाते हुए बोली, फटीचवी क्या तुमने मुझे मजाक बनाकर रखा है? तुम्हें क्या लगता तुम मुझे यहाँ कैद करके रखोगे और मैं यही रहूंगी? हरगिज नहीं। मैं बहुत जल्द तुम्हारी कैद से भाग जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी सच्चाई जानी है। क्या तुम सच में वही विद्युत वालिया हो जिसके सपने में देखा करती थी, जिससे मिलने की मैं कोशिश करती थी? ये कहते हुए वो अपने सामने खड़े विद्युत पर जोर जोर से चीखे जा रही थी। तो वहीं विद्युत अपने पैंट के दोनों पॉकेट में हाथ डाले बस खामोशी से खड़ा उसे घूर रहा था। उसके एक्सप्रेशन सर्द थे। तभी गुरूर टेबल तोड़ते हुए बोली, आखिर तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बताओ मुझे, क्या तुम वही हो? लेकिन एक मिनट, तुम वो कैसे हो सकते हो? वो तो बहुत ही अच्छा इंसान था, पर तुम तो घटिया इंसान हो। तुम जरूर उसके नाम का यूज कर रहे हो, क्योंकि वो इतना बड़ा इंसान है कि हर कोई उसके नाम का गलत इस्तेमाल करता है। हाँ, मुझे यकीन है तुम वो नहीं हो, बल्कि तुमने उसके नाम का गलत इस्तेमाल किया है। तभी विद्युत आगे बढ़ा और उसने गुरूर को कमर से पकड़ते हुए उसे सीधे सोफे पर गिरा दिया। गुरूर ने तुरंत सोफे के हैंडल को पकड़ लिया और गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। विद्युत उसकी आंखों में गौर से देखते हुए बोला, तुमने सही कहा, मैंने सिर्फ उस इंसान का नाम इस्तेमाल किया है। मैं वो शख्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छा है और मैं हद से ज्यादा बुरा हूं। और मैं किस हद तक बुरा हूं ये तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा। ये कहते हुए वो नीचे झुका और वो गुरूर के होठों को किस करने लगा। गुरूर तुरंत अपना चेहरा इधर उधर घुमाने लगी।
लेकिन विद्युत उसके होठों को गहराई से किस करते हुए अपने गर्म सांसें उसे पर छोड़ते हुए बोला, यू नो वॉट, मैंने इस पल का बहुत इंतजार किया था। तुम्हारे इन होठों को जब भी मैं ऑफिस में देखता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस इन्हें इसी तरह रोज टेस्ट करूं और अब मैं एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो एक बार फिर से उसके होठों को चूमने लगा। गुरूर ये सब सुनकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस इंसान के नजदीक थी जो इंसान उसके बारे में इतना वाइल्ड इमेजिनेशन रखता था। गुरूर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन विद्युत उसे नहीं छोड़ा और वो उसे किस करता रहा। जब गुरूर पूरी तरह स्ट्रगल करके थक गई, तब दूसरे ही पर विद्युत ने उसे खुद से रिहा कर दिया। वो अपने कपड़े ठीक करते हुए ऑर्डरिंग टोन में बोला, कल शाम को पार्टी का ऐलान किया गया है। मैं नहीं चाहता कि वहां तुम कोई भी नखरे दिखाओ और तुम अभी भी अगर अपने आप को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप कल इस तरह पेश आना जैसे मैंने इससे पहले कहा था। ये कह वो वहां से बाहर निकल गया। वहीं गुरूर उसके ऊपर कुशन फेंक कर मारते हुए गुस्से से बोली, यू एनिमल, तुम बहुत ही घटिया हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन विद्युत तब तक जा चुका था। गुरूर ने अपने होठों को गुस्से के साथ रब किया, जिस पर कुछ देर पहले विद्युत के नाम और सख्त होठों के एहसास थे। वो फिर कुछ देर बाद शांत हो गई और अब वो गहरी सांस लेकर बोली, आखिर क्या चल रहा है मेरे साथ, मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो मुझे खुद ही नहीं पता मैं हूं कौन, और जब डैड ने मुझे वहां उस वक्त देखा था तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, वो मेरे साथ ऐसे अनजाने जैसा बिहेव क्यों कर रहे थे जैसे कि वो मुझे जानते ही ना हो। और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, क्या यही इंसान विद्युत वालिया है? वो विद्युत वालिया जिस पर मुझे क्रश था, जिसके बिजनेस स्किल्स की मैं दीवानी थी, जिसके ऑफिस में मैं एक दिन जॉब करने के सपने देखती थी। नहीं, ये वह इंसान हो ही नहीं सकता। ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। जब तक मैं यहां से बाहर नहीं निकलूंगी तब तक मैं कुछ भी नहीं जान पाऊंगी, इसलिए मुझे यहां से भगाना होगा। ये कह वो तुरंत अपनी जगह से उठी और सीधे गेट की तरफ भागी और वो गेट को अभी खुद खोलती, उससे पहले ही गेट अपने आप खुला और एक इंसान अंदर आया। उसे देखते ही गुरूर की कदम अपनी जगह रुक गए। अंडिस्को, आज मैं तुम्हारी बाहों में समाकर खुद को पूरी करना चाहती हूँ, अपनी आगोश में मुझे ले लो। ये कहते हुए अमानत ने उस अनजान शख्स को अपनी बाहों में खींचा और वही वो शख्स उसे शैतानी तरीके से देखते हुए बोला, मुझे वजिन लड़कियां पसंद है, पर शायद तुम वजिन नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। उस शख्स ने अमानत को अपनी आगोश में समा लिया। अमानत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसी वक्त उस इंसान ने अमानत के चेहरे को देखा और दूसरे ही पल सर्द आवाज में कहा, क्या तुम वजिन हो? अमानत ने नशे की हालत में दर्द के साथ कहा, हाँ मैं वजिन हूं। उस शख्स ने अब डेविल स्माइल के साथ कहा, शादी के 3 साल बाद भी तुम वजिन हो। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब तुम विध्वंस धनराज की से चाहकर भी अपने साय को अलग नहीं कर पाओगी, कोज आज से और अभी से तुम सिर्फ मेरी हो। क्यों अमानत ने किसी गैर के साथ रात बिताए? आखिर क्या होगा जब अमानत के पति को इस बारे में पता चलेगा? विध्वंस धनराजगीर अमानत के साथ जानने के लिए पढ़िए सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 15। वो मेरा पहला प्यार था। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। जैसे ही गुरूर वहां से भागने को हुई, उसी वक्त रूम का दरवाजा खुला और सामने से सुष्मिता जी अपने हाथों में खाने की प्लेट लेकर आए। सुष्मिता जी को वहां देखते ही गुरूर के कदम रुक गए और दूसरे ही पल उसने गुस्से के साथ कहा, मुझे यहां से बाहर जाना है। सुष्मिता जी ये सुनकर टेबल पर खाने को रखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, गुरूर बेटा, अब से यही तुम्हारा घर है, तुम्हें यहां रहने की आदत डालनी होगी। ये सुनकर गुरूर ने गुस्से में कहा, ये मेरा घर नहीं है और ना ही मैं यहां पर रहूंगी। मेरा घर मुंबई में है और मुझे वही जाना है, यहां मेरे कोई अपने नहीं है। ये कहकर उसने अपने होंठों को हल्के से टच किया, क्योंकि बोलते वक्त उसे दर्द हो रहा था। क्योंकि कुछ वक्त पहले जिस तरह विद्युत ने उससे किस किया था वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। सुष्मिता जी की नजर उसके होठों पर चली गई। उसके होठों पर कट के निशान को देखकर वो घबराते हुए बोली, गुरूर बेटा, तुम्हारे होठों को क्या हुआ? इस पर कट क्यों लगा हुआ है? तभी ये कहते हुए वो उसके होठों को छूने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इस वक्त गुरूर ने गुस्से के साथ उनके हाथ को दूर झटक दिया। वो बोली, मुझे छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ है आपके बेटे की वजह से ही हुआ है।
मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बाहर जाना है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। ये कहकर वो रूम से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी सुष्मिता जी वापस से उसे रोकते हुए बोली, बेटा जिद मत करो। अगर विद्युत को पता चला तो वो तुम पर बहुत गुस्सा करेगा। विद्युत का नाम सुनते ही गुरूर अपना कंट्रोल खोते हुए बोली, यू नो वॉट, आप डरती होगी उस इंसान से। मैं बिल्कुल भी नहीं डरती और ना ही मैं उसके डर से यहाँ रहने वाली हूँ। मुझे अपने डैड के पास जाना है। ये कहते हुए वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ निकल गई। वही सुष्मिता जी उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे बढ़ी और वो उसके तरफ नीचे जाने लगी। लेकिन गुरूर अब तक हॉल में आ चुकी थी। गेट खुला था, जिसे देखकर गुरूर की आंखों में चमक आ गई और वो जैसे ही गेट के तरफ भागने को हुई, उस वक्त गेट ऑटोमेटिक बंद होने लगा। ये देखकर गुरूर जोर से चिल्लाते हुए बोली, खोलो इसे, मुझे बाहर जाना है। आई सेड ओपन द डोर, प्लीज खोलो इसे। ये कहते हुए वो लगातार गेट को पीटने लगी, लेकिन गेट अब तक लॉक हो चुका था। गुरूर वही गेट से टिकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी पीछे से एक सर आवाज आई, तुम्हारा यहां से भागना नामुमकिन है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम अब पिंजरे में कैद होने जा रही हो, इसलिए पिंजरे को तुम अपना घर समझ लो। इस आवाज को सुनते ही गुरूर गुस्से से कांपने लगी और वो पीछे मुड़ी तो इस वक्त सोफे पर लीन होकर विद्युत बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल थी और आंखों में शैतानियत साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखते हुए गुरूर चिल्लाते हुए बोली, क्या हासिल कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा करके? क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हो इस घर में कैद करके? इसके जवाब में विद्युत ने कुछ नहीं कहा और वो सामने खड़ी सुष्मिता जी को घूरते हुए बोला, छोटी माँ, हमारे घर के नौकरों को कुछ वक्त के लिए काम से बाहर निकाल दीजिए। ये सुनकर सुष्मिता जी ने नासमझी में कहा, लेकिन क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर उन्हें काम पर नहीं रखेंगे तो घर का कौन कौन करेगा? तभी विद्युत इसके जवाब में सामने खड़ी गुरूर की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस घर की नौकरानी अब इस घर का काम करेगी। खुद के लिए नौकरानी सुनते ही गुरूर शॉक हो गई और वो गुस्से से तमतमाते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नौकरानी कहने की? इसके जवाब में विद्युत ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, नौकरानी को नौकरानी ही बोला जाएगा, महारानी नहीं। अब जाओ, जाकर रात के लिए डिनर रेडी करो, मुझे अगले आधे घंटे में डिनर चाहिए। ये कहकर को अपनी जगह से उठा और स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी गुरूर चिल्लाते हुए बोली, तुम खुद मेरे नौकर थे और अब तुम मुझ पर ऑर्डर चलाने की कोशिश कर रहे हो। भूल जाओ तुम कि गुरूर माथुर तुम्हारे लिए डिनर रेडी करेगी। ये सुनकर विद्युत के कदम रुक गए और वो उसके तरफ मुड़ते हुए उसके करीब बढ़ा। गुरूर अभी भी घमंड और गुस्से के साथ खड़ी थी। दूसरे ही पल उसने उसके गर्दन को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे ना कहोगी? तुम्हारी औकात क्या है मुझे ना कहने की? गुरूर अपने गले को बुरी तरह छुड़ाते हुए बोली, मैं गुरूर माथुर हूं और यही मेरी औकात है। इसके जवाब में फिर विद्युत ने उसके गर्दन पर और भी अपनी पकड़ करते हुए कहा, तुम अभी खुद के वजूद से अनजान हो। तुम्हारे अंदर ये जो गुरूर है, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम सिर्फ एक मामूली सी नौकरानी हो। अब इस घर की और जल्द से जल्द अपना काम शुरू करो, वरना। ये कहते कहते वो कुछ देर रुका और फिर कुछ सोचकर बोला, तुम अंधेरे से डरती हो, राइट? ये सुनकर गुरूर अपनी लाल आंखों से विद्युत को देखते हुए बोली, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। तभी विद्युत शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, पर अब तुम्हें हर एक चीज से डर लगेगा, यहां तक कि तुम्हें खुद से ही डर लगेगा। और अब अगर तुमने मेरे लिए आधे घंटे में डिनर रेडी नहीं किया तो तुम्हें पूरे 72 घंटे अंधेरे कमरे में गुजरना होगा और वहां ना तो तुम्हें पानी दिया जाएगा और ना ही खाने का एक टुकड़ा। और मुझे अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब मैं अब तक तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकता हूं तो तुम्हें ये सजा भी दे सकता हूं। सो गो बैक टू योर वर्क। ये कहते हुए उसने गुरूर को खुद से दूर झटक दिया और वहां से स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। इधर गुरूर लड़खड़ा गई और वो सीधे जमीन पर मुंह के बल गिरी। सुष्मिता जी आगे बढ़ती तभी उन्हें विद्युत की सर्द आवाज सुनाई दी, छोटी माँ, अगर आपने इसकी जरा भी किसी भी चीज में मदद की तो आपको भी इसके साथ नौकरानी का काम करना होगा। ये सुनते ही सुष्मिता जी के कदम अपनी जगह रुक गए और वही गुरूर खुद के हाथ को सहलाते हुए गुस्से से विद्युत को जाते हुए देखते रह गई। इधर सुष्मिता जी ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा, तुम्हें शायद अभी विद्युत के स्वभाव के बारे में नहीं पता, पर वो बहुत जिद्दी और गुस्सैल है। अगर तुम उसके मन का नहीं करोगी तो शायद वो तुम्हें चोट पहुंचाए, इसलिए जाओ जल्दी से उसके लिए डिनर रेडी कर दो। ये कहते हुए वो वहां से चली गई।
इधर गुरूर अब वही जमीन पर बैठ गई और खुद को खुद की बाहों में समेटते हुए बोली, क्या वाकई अब मेरा गुरूर और घमंड टूट गया है? क्या वाकई मैं अब किसी लायक नहीं बची? क्या सच में मैं अपने वजूद से अभी तक अनजान हूं? आखिर मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? क्या अब मैं इस आलीशान महल की सिर्फ एक नौकरानी बनकर जिंदगी जीऊंगी? ये सोचते हुए गुरूर की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आने लगे। इधर दूसरी तरफ दूसरे पैलेस में कमरे में इस वक्त विनय खामोशी के साथ खिड़की के पास खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी नितिन ने उनकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्स विनय ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं नितिन, मुझे नहीं लगता अब कुछ भी ठीक होगा। क्योंकि गुरूर उस विद्युत वालिया की बीवी बन चुकी है और वो इंसान हमारे आंखों के नीचे पूरे 6 महीने तक था। हम उसे पहचान तक नहीं पाए। बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। उसने कितनी आसानी से हमारी बेटी को अपना बना लिया और मैं उस वक्त चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मैंने गुरूर की आंखों में देखा था जब छोटे दादा साहब ने उसका नाम गुरूर माथुर के बजाय गुरूर ठाकुर कहा था। तब वो बहुत ज्यादा हैरान थी। जरूर उसके दिलो दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। वो जरूर कुछ भी समझ नहीं पा रही होगी कि उसके साथ क्या हो रहा है और मैं उससे अभी मिल भी नहीं सकता और अगर मैं उससे मिला तो वो मुझसे बहुत सारे सवाल करेगी जिनके जवाब शायद अभी मैं दे भी नहीं सकता। नितिन ये सारी बातें बस खामोशी के साथ सुन रहे थे और फिर वो गहरी सांस लेकर बोले, मुझे लगता है एक बार आपको गुरूर से मिलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त उसे इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। उसके लिए वो खानदान पूरा अनजान है। ना तो विद्युत को ठीक से जानती है और ना ही उस खानदान के लोगों को। यहां तक कि अभी उसे खुद के बारे में ही कुछ नहीं पता। इसलिए आपको उससे मिलकर अतीत की सारी बातें बता देनी चाहिए कि 20 साल पहले आखिर क्या हुआ था। ये सुनकर विनय ने कहा, पर वो मुझसे नफरत करने लगेगी। नितिन ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो आपसे आज भी नफरत करती है। बस फर्क इतना है कि नफरत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी अगर आप खुद उसे उसकी सच्चाई बता देंगे। शायद वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश भी रहे। ये सुनते ही विनय ने गुस्से के साथ कहा, नितिन ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो ना उस विद्युत ने मेरी बेटी को धमकाया होगा और तब उसने शादी की होगी। ये सुनकर नितिन ने फिर हिचकिचाते हुए कहा, चाहे धमकी देकर शादी की हो या किसी तरह की हो, पर शादी तो हो ही गई है ना। मुझे नहीं लगता कि अब विद्युत कभी भी गुरूर को खुद से दूर जाने देगा। वो दोनों एक तरह से एक हो चुके हैं। मुझे लगता है आपको रजनीश का साथ छोड़कर विद्युत का साथ देना चाहिए, क्योंकि गुरूर अब विद्युत के पास है। और अभी नितिन अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही विनय ने गुस्से के साथ कहा, शांत हो जाओ नितिन, मैं दगाबाजी कभी नहीं कर सकता। रजनीश के बहुत एहसान है मुझ पर और भूलो मत गुरूर मेरी सगी बेटी नहीं है। एक्स ये सुनते ही नितिन पूरी तरह शांत हो गए। इधर दूसरी तरफ करीब आधे घंटे बाद डाइनिंग एरिया इस वक्त विद्युत हेड चेयर पर बैठा हुआ था और वो बस अपने प्लेट में सर्व किए डिनर को घूरे जा रहा था। वहीं नीलेश और सुष्मिता भी कभी विद्युत को देखते तो कभी गुरूर को, जो कि विद्युत के साइड में ही खड़ी विद्युत को घूर रही थी। तभी गुरूर ने चीढ़कर कहा, तुमने कहा था कि मुझे आधे घंटे में डिनर रेडी करना है। तुमने ये नहीं कहा था कि मुझे यही डिनर बनाना है। इसलिए मुझे जो बनाना आता था मैंने बना दिया। अब तुम्हें ऐसे ही खाना पड़ेगा। मैं कोई शेफ नहीं हूं जो तुम्हें हर तरह की डिशेज बनाकर खिलाऊंगी। तभी विद्युत ने उस सैंडविच के टुकड़े को घूरते हुए कहा, क्या तुम डिनर में यही खाती हो? इसके जवाब में गुरूर ने अपना सर नामे हिला दिया और बोली, नहीं, मैं डिनर में कॉन्टिनेंटल, इटालियन, चाइनीज ऐसे डिशेज खाती हूँ। क्योंकि मैं नहीं बनाती, मेरे शेफ बनाते हैं। अगर तुम्हें इनमें से कोई खाना है तो तुम भी अपने शेफ को ऑर्डर दे दो, वो तुम्हारे लिए बना देंगे। तभी विद्युत अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए बोला, इनफ, तुम्हें डिनर बनाना सीखना ही होगा और तुम्हें घर के काम भी सीखने होंगे, क्योंकि यहाँ अब तुम्हारे लिए ना तो कोई नौकर आएगा और ना ही कोई शेफ आएगा। समझी तुम? ये कहकर वो अपनी जगह से उठा और सीधे ऊपर की तरफ चला गया। वहीं गुरूर गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, मुझे पूरे आधा घंटे 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं इस सैंडविच को बनाने में और ये इंसान बिना इस टेस्ट किया ही कैसे जा सकता है? मेरी पूरे मेहनत पर पानी फेर दिया इसने। ये कहते हुए वो सुष्मिता और नीलेश की तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों अपने बेटे को समझाए, मुझे इतना टॉर्चर ना करें। अब कौन खाएगा मेरे इस प्यारे प्यारे सैंडविच को? ये कहते हुए वो जा रही थी, तभी सुष्मिता जी जल्दबाजी के साथ आगे आए और वो सैंडविच को नीलेश के प्लेट में और खुद के पेट में रखते हुए मुस्कुराकर बोली, गुरूर बेटा तुम फिक्र मत करो,
विद्युत ने नहीं खाया तो क्या हुआ, हम दोनों इसे खा लेंगे। तुम जाओ, जाकर अब आराम करो। ये सुनकर गुरूर ने मुंह बनाया और वो बिना कुछ कहे ऊपर कमरे के तरफ बढ़ गई। रात का वक्त गुरूर, इस वक्त वो बेड पर बिल्कुल सीधे लेटी हुई थी और वो सीलिंग को घूरे जा रही थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, वहां उसके अलावा भी कोई नहीं था। वो सीलिंग फैन को घूरते हुए धीरे से बोली, जब भी मैं रूम में अकेली होती हूँ मुझे सुसाइड करने का ख्याल क्यों आता है? क्या अभी भी मैं डिप्रेशन में हूँ? ओह गॉड, कियान और जानवी ने मिलकर मुझे सच में डिप्रेशन ही दे दिया है। मैं कियान को भूल नहीं पा रही हूँ। वो मेरा पहला प्यार था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसी सीलिंग फैन से लटक कर अपनी जान दे दूं। सब्सक्राइब टू टोबिरामा संजू नॉवल स्टोरी। एपिसोड 16, डोंट टच माई वाइफ। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबिरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। अगली सुबह गुरूर की आंख खुली और उसने खुद को बेड पर पाया। ये देखकर गुरूर ने चारों तरफ देखा, उसके अलावा रूम में कोई नहीं था। खुद को ब्लैंकेट से बेड पर लिपटा देख उसने अपने आप से कहा, कल रात तो मैं सोफे पर सो रही थी, फिर मैं सुबह बेड पर कैसे आई? ये कहते हुए अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया। वो जल्दी से ब्लैंकेट को खुद से दूर की और अपनी बॉडी को देखने लगी। उसकी बॉडी पर उसके कपड़े थे और उसे कुछ अलग सा महसूस भी नहीं हो रहा था, जिसे देखते हुए उसने गहरी सांस लेकर कहा, थैंक गॉड, मेरे साथ कल रात उसने कुछ नहीं किया। पर मैं तो एक पल के लिए डर ही गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेड पर लेकर आने की? मैं यहाँ पर इसके साथ एक रूम में रह रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि ये मुझे जबरदस्ती अपने बेड पर सुलाएगा। इसकी तो मैं। ये कहते हुए वो बेड से उठी और सीधे गेट की तरफ जाने लगी। वो रूम से बाहर निकल गई और सीढ़ियों की तरफ से होते हुए नीचे की तरफ जाने लगी। लेकिन वो अभी नीचे पहुंचती उससे पहले उसे हाल से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाज उसे जानी पहचानी लगी और वो तुरंत अपनी जगह रुक गई और नीचे हॉल में देखने लगी। हाल में जहां इस वक्त विद्युत सोफे पर लीन होकर बैठा हुआ था और उसके सामने रजनीश खड़ा था और उसके पीछे ही विनय खामोशी के साथ खड़े थे और विद्युत उन दोनों को बस खामोशी के साथ घूर रहा था। लेकिन वही विनय विद्युत से बोल रहे थे, तुमने हमें धोखा दिया। तुम एक एम्प्लॉय बनकर हमारी कंपनी में आए थे और आखिर में तुमने मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ कर लिया। तुमने ठीक नहीं किया विद्युत, हम तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। इसके जवाब में विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, आपको वाकई ऐसा लगता है कि मुझे आपकी माफी चाहिए? ये सुनकर विनय गुस्से से दांत पीसने लगे। तभी रजनीश ने गुस्से के साथ कहा, हमें पता चल चुका है कि तुमने जबरदस्ती शादी की है गुरूर के साथ और वसीयत में साफ साफ लिखा था, जब तुम दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ शादी करोगे तभी तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन जैसा कि तुमने जबरदस्ती शादी की है तो अब ये तुम्हारा नहीं हो सकता। इसके जवाब में फिर विद्युत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्या प्रूफ है आपके पास कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती शादी की है? ये सुनकर रजनीश ने कहा, क्योंकि मुझे विनय ने बताया है गुरूर तुम्हें पसंद नहीं करती थी और हमें यकीन है कि तुमने उसके साथ जबरदस्ती की होगी। तभी नीलेश जो वहां बैठे हुए थे उन्होंने गुस्से में कहा, रजनीश अपनी बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। सुबह सुबह हम यहाँ तुम्हारी फालतू की बात नहीं सुनेंगे। गुरूर हमारे घर की और इस खानदान की बहू है और मेरा विद्युत कभी उसके खिलाफ जाकर उससे शादी नहीं करेगा। तभी विनय ने कहा, नहीं ये झूठ है, गुरूर कभी इसके लिए राजी नहीं होगी। अगर यकीन ना हो तो आप उसे बुलाए और मैं आप सब के सामने उससे पूछता हूँ। ये सुनकर नीलेश अब विद्युत को देखने लगे। विद्युत उन्हें बस खामोशी के साथ घूर रहा था। कुछ पल बाद वो अपनी जगह से उठा और सीधे स्टेज की तरफ बढ़ते हुए बोला, अगर आप सब यही चाहते हैं तो यही सही, मैं ये भी इच्छा पूरी कर देता हूँ आपकी। ये कहते हुए वो ऊपर बढ़ता, उससे पहले ही सामने गुरूर खड़ी सब कुछ सुन रही थी और अब वो दूसरे ही पल तुरंत नीचे भागते हुए बोली, मैं अभी के अभी उन्हें तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। मैं बता दूंगी कि तुमने किस तरह मुझे यहाँ कैद करके रखा है और किस तरह मुझे ब्लैकमेल करके शादी की है। फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी अपने डैड के साथ वापस मुंबई। ये कहते हुए वो अभी उस तरफ बढ़ती, उससे पहले ही विद्युत ने उसकी कलाई को पकड़कर अपने करीब खींच लिया। गुरूर सीधे विद्युत के चौड़े सीने से जा लगी और वो गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताने जा रही हूँ। मैंने कहा छोड़ो।
लेकिन विद्युत ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या ये सब तुम्हें इतना आसान लगता है? गुरूर ने गुस्से में कहा, आसान तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी सच्चाई जरूर उनके सामने लाकर रहूंगी। विद्युत ने वापस से सर्द लहजे के साथ कहा, और फिर शायद मुझे भी ये बताना होगा कि तुमने मेरे साथ रात गुजारी है और हमारे बीच ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। इसके बाद ही हमने शादी की है। फिर शायद इससे तुम्हारे डैड तुम्हें यही छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाए और वो कभी तुम्हें मुड़कर भी ना देखें। विद्युत की ये बात सुनते ही गुरूर शॉक्ड हो गई। उसके दिमाग में एक पल के लिए ये बात निकल ही गई थी कि उसने पहले ही विद्युत के साथ रात बिता ली थी और अब विद्युत उस बात को लेकर उसे यहाँ ब्लैकमेल कर रहा था। गुरूर दांत पीसते हुए बोली, तुम इतने ज्यादा गिरे हुए और घटिया इंसान निकलोगे, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। अब तुम मुझे उस रात के लिए ब्लैकमेल करोगे? विद्युत उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए अजीब से लहजे के साथ बोला, अभी तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें किस किस बात से ब्लैकमेल करने वाला हूं। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे सो कॉल्ड डैड तुमसे हमेशा जिंदगी भर के लिए रिश्ता तोड़ दें, तो जाओ जाकर उनसे कह दो कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है। ये सुनते ही गुरूर नफरत से बोली, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। फिर विद्युत ने भी लापरवाही से कहा, ऑलराइट, तो फिर भूल जाओ कि तुम्हारा बाप कभी तुम्हारा ये सच जानने के बाद लेकर तुम्हें यहां से जाएगा और बाय द वे, अभी तुम्हें अपनी सच्चाई भी तो पता लगानी है। ये सुनते ही गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, यू आर टू बैड। ये कहते हुए उसने विद्युत को खुद के सामने से दूर किया और वो सीधे नीचे की तरफ बढ़ गई। वहीं जैसे ही विनय की नजर गुरूर पर गई, विनय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत बोले, गुरूर बेटा देखो, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, मेरे पास आओ। मुझे पता है यहाँ तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई है और तुम यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें वापस घर लेकर चलूंगा और हम सभी बहुत खुश रहेंगे और आई प्रॉमिस, मैं तुमसे नाराज भी नहीं होऊंगा और तुम्हें जबरदस्ती ऑफिस भी नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। ये कहते हुए विनय की आंखों में आंसू आ गए थे और वही गुरूर का दिल बिल्कुल खाली हो गया था। उसके कदम उनकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार थे, पर वो बढ़ नहीं पाए और अपनी जगह बिल्कुल खड़ी रह गई। तभी रजनीश गुरूर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, देखो गुरूर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि विद्युत ने जरूर तुम्हें ब्लैकमेल करके तुमसे शादी की है, इसलिए तुम सारी सच्चाई हमें बता दो। हम इस विद्युत को भी सजा देंगे और तुम्हें भी इस कैद से छुड़ा लेंगे। तभी गुरूर ये सब सुनकर गहरी सांस लेकर बोली, पहले मुझे ये बताए मैं कौन हूं? उसके मुंह से ये बात सुनते ही विनय और रजनीश दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और तभी विनय ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी बेटी हो। गुरूर माथुर विनय माथुर की इकलौती बेटी। लेकिन तभी गुरूर ने गुस्से से कहा, इनफ डैड, ये झूठ बोलना बंद कीजिए। अगर ये सच होता तो कल पूरे मीडिया वालों के सामने और इस पूरे मैसूर के सामने मुझे गुरूर ठाकुर कहकर इंट्रोड्यूस ना करवाते और तब आपने कुछ भी नहीं किया। मुझे साफ साफ बताइए मैं हूं कौन, क्या है मेरा वजूद? तभी रजनीश गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, तुम्हारा वजूद क्या है ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए तुम हमारे साथ चलो, यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। ये कहकर उन्होंने विनय को इशारा किया। विनय आगे आए और वो गुरूर की तरह बढ़ने लगे। वो अभी गुरूर का हाथ पकड़ते, उससे पहले ही पीछे से विद्युत ने गुरूर के हाथ को पकड़कर अपने करीब खींचा। विद्युत विनय को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, डोंट टच माई वाइफ। बिना मेरी परमिशन के आप इस खानदान की बहू को छू भी नहीं सकते। ये कहते हुए विद्युत अब गुरूर की आंखों में देखने लगा। वहीं गुरूर बिल्कुल खामोश थी। तभी विनय ने गुस्से के साथ कहा, विद्युत फालतू बात करना बंद करो। गुरूर मेरी बेटी है और मैं उसे वापस लेकर जाना चाहता हूं। तभी ये कहकर विनय आगे बढ़े और वो वापस गुरूर का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस वक्त गुरूर ने गुस्से के साथ विनय के हाथ को झटकते हुए कहा, नहीं हूं मैं आपकी बेटी और ना ही आपका मुझे कोई लेना देना है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वालिया शेखावत खानदान की बहू और विद्युत वालिया शेखावत की बीवी हूं। इससे ज्यादा मेरी ना तो कोई दूसरी पहचान है और ना ही कोई वजूद है। चले जाइए यहां से आप, अब मुझे आप सबकी शक्ल भी नहीं देखनी। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो तुरंत ऊपर रूम की तरफ चली गई। विनय हैरानी के साथ गुरूर को देखते रह गए और उधर रजनीश का भी चेहरा काला पड़ गया। तभी नीलेश गुस्से से आगे आए और बोले, सुन लिया आप सब ने, गुरूर ने खुद कहा है कि उसका आप सब से कोई लेना देना नहीं है। अब यहां से चले जाइए, वरना मुझे मजबूरन अपने गार्ड्स को बुलाना होगा।
तभी रजनीश गुस्से से बोले, बहुत जल्द ये घमंड टूटेगा आप सबका। ये कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गया और वही विनय अभी भी अपनी जगह खड़े थे। तभी विद्युत उनके पास आया और उनके कान में शैतानी तरीके से बोला, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती की है और जबरदस्ती उससे शादी की है। सिर्फ शादी ही नहीं, मैंने तो जबरदस्ती उसके साथ रात भी गुजारी है, पर अफसोस आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी विनय ने गुस्से के साथ विद्युत के कॉलर को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहा, विद्युत तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी के साथ इतना घटिया काम करने की। वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, अभी तो ये शुरुआत हुई है। आगे आगे देखिए आपकी बेटी किस तरह तड़पेगी मेरे आगे और आप उसे बस तड़पते हुए देखेंगे। ये सुनकर विनय की आंखों में गुस्से से आंसू निकलने लगे और वो बोले, एक बाप का दर्द क्या होता है तुम अभी नहीं जानते, और जब वो एक बेटी का बाप होता है तब उस पर क्या गुजरती है ये भी तुम नहीं समझोगे। लेकिन जब एक दिन तुम बाप बनोगे और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा तब तुम्हें एहसास होगा। तभी विद्युत ने अपने कॉलर को उनसे झटके के साथ अलग किया और सर्द आवाज में बोला, ये आप अपना झूठा नाटक करना बंद कीजिए। आप तो उसके सगे बाप भी नहीं है, और जहां बात है मेरे बाप बनने की तो मैं आप जैसा तो कभी नहीं बनूंगा। ये कहते हुए वो भी वहां से बाहर निकल गया और वही विनय बस अपनी जगह खड़े रह गए। इधर दूसरी तरफ गुरूर बेड पर लेटकर रो रही थी और खुद से बोल रही थी, मैंने कभी अपनी जिंदगी ऐसी इमेजिन नहीं की थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में भी ऐसी ट्रेजेडी होगी। कोई भी मेरा यहाँ अपना नहीं है और जिन जिन लोगों को मैंने अपना समझा था वो सब धोखेबाज निकले। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे सुसाइड कर ही लेना चाहिए। शाम का वक्त, गुरूर के रूम का दरवाजा खुला और एक नौकरानी अंदर आए। गुरूर सुबह से रूम से बाहर नहीं निकली थी और वो वही बेड पर गहरी नींद में अभी तक सो रही थी। नौकरानी ने गुरूर को जगाया तो गुरूर ने चिढ़ते हुए अपनी आंखें खोली। नौकरानी ने उसे जगाते हुए कहा, मैडम आप तैयार हो जाए, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। गुरूर गुस्से से वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, उनसे कह दो कि जब मेरी मर्जी होगी तब मैं रेडी होकर आऊंगी। उसे सुनकर नौकरानी चुप हो गई और गुरूर वॉशरूम में चली गई। कुछ वक्त बाद गुरूर एक शॉट में नीचे आए। उसे उस शॉट में देखकर सभी हैरान हो गए। वही सुष्मिता जी खींचते हुए बोली, गुरूर बेटा मैंने तुम्हारे लिए लहंगा चोली भिजवाई थी, तुम ये कैसे कपड़े पहन कर आए हो, ये हमारी रीति रिवाज में शामिल नहीं है, तुम जाओ जाकर इसे बदल कर आओ। गुरूर ने चीढ़कर कहा, अब क्या मैं कपड़े भी आप सबके हिसाब से पहनूंगी। एट लिस्ट इतनी तो प्रिविलेज मुझे मिलनी चाहिए कि मैं कपड़े अपने अकॉर्डिंग पहन सकूं। तभी नीलेश ने कहा, गुरूर हम तुम्हें ऐसी छूट नहीं दे सकते, जाओ जाकर धन के कपड़े पहनकर आओ, और अगर धन के कपड़े नहीं है तो तुम नीचे ही ना आओ। ये सुनकर गुरूर ने गुस्से से कहा, ऑलराइट, अभी आप सब ने ठीक बोला है, मुझे नीचे ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझसे वो सो कॉल्ड लहंगा चोली या साड़ी पहना नहीं जाएगा। मैं इन्हीं सब कपड़ों में कंफर्टेबल रहती हूँ। ये कहकर वो चिढ़कर फिर से ऊपर रूम में चली गई और वही सुष्मिता जी बस उसे जाते हुए देखते रह गई। बाहर का मौसम आज कुछ खराब था और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो चुकी थी। गुरूर बालकनी में खड़ी बारिश में इस वक्त भीग रही थी। वो अभी भी इस शॉर्ट्स में थी और अपने हाथों को फैलाते हुए उन बारिश के बूंद को महसूस करते हुए खुद से बोली, काश मैं भी इन बारिश के बूंद की तरह होती, ये जिस्म पर पड़ते ही पूरी तरह गायब हो जाते हैं। ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद कर ली। वो लगभग 5 मिनट तक इसी तरह बारिश में भीगती रही, लेकिन तभी पीछे से एक सर्द आवाज आई, तुम बीमार हो जाओगी, चुपचाप अंदर रूम में आओ। उस आवाज को सुनकर गुरूर के भाव नहीं बदले और वो इसी तरह बोली, तुम्हें मेरी झूठी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे बारिश ऑलरेडी बहुत पसंद है और मैं बारिश के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ये सुनकर विद्युत उसे घूरने लगा और फिर खुद बालकनी में आया। बारिश काफी तेज थी। विद्युत ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे वापस अंदर लेकर जाते हुए बोला, हर एक बात में जिद करना बंद करो। तभी गुरूर ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, स्टॉप इट, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे बारिश में भीगना है। ये कहते हुए वो फिर से बारिश में भीगने लगी और विद्युत को गुस्से के साथ देखने लगी। लेकिन जैसे विद्युत ने उसे ध्यान से देखा तो एक पल के लिए वो खामोश हो गया। गुरूर बारिश में भीगते हुए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके होठों पर ठहरे वो बारिश की बूंदें उसे अट्रैक्ट कर रही थी। वो अपने गले को सहलते हुए गहरी आवाज में बोला, ये लड़की मुझे सेड्यूस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। इसी के साथ विद्युत आगे बढ़ा और उसने गुरूर के गले में अपने हाथ डाले और गुरूर के चेहरे को अपनी तरफ झुकाया।
गुरूर को कुछ समझ नहीं आया, एक पल के लिए और वो कुछ समझती उससे पहले ही विद्युत ने उसके होठों पर गिरे बारिश के बूंद को अपने होठों से ढक लिया और उससे किस करने लगा। गुरूर की पकड़ दूसरे ही पल विद्युत के कंधे पर कस गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।